नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय प्राकृतिक तंतुओं से रिलेटेड ही है, यानी कि प्राकृतिक तंतुओं में जो तंतु है ऊन, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। ये वस्त्रोपयोगी तंतु है, यानी कि इस तंतु से वस्त्र का निर्माण होता है। ऊन भी प्राचीन तंतुओं में से एक है। प्राचीन यानी कि मनुष्य बहुत पहले से इसका प्रयोग कर रहा है, लेकिन सभ्यता के विकास से पहले मनुष्य को ये पता नहीं था या फिर इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि पशुओं को बिना मारे भी हम उससे ऊन प्राप्त कर सकते हैं। पहले वो मनुष्य क्या करते थे कि ऊन प्राप्त करने के लिए या फिर उससे गर्म वस्त्रों को तैयार करने के लिए पशुओं को मार दिया करते थे और उसके खाल के साथ ही ऊन प्राप्त कर लिया करते थे और उसी तरीके से उसे खाल और ऊन सहित ही धारण कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य को यह भी ज्ञान हुआ कि इस प्रकार से हम ऊन प्राप्त नहीं करेंगे या फिर हम जीव जंतु को बिना मारे भी उसे ऊन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसे कटिंग करने लगे या फिर ऊन को काट के भी ऊन प्राप्त करने लगे। इसके लिए वो जीव जंतुओं को पालने लगे। जीव जंतु जो ऊन प्राप्ति के लिए पाले जाते हैं, उसमें से मुख्य जो जंतु है, सबसे पहले हमारा आता है कश्मीरी बकरी। इससे भी हमें ऊन, वस्त्र उपयोगी तंतु यानी ऊन प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा अंगोरा बकरी। जो ये बकरी है, इसमें से जो ऊन प्राप्त होता है अन्य बकरियों से प्राप्त होने वाले ऊन से इसका तंतु थोड़ा सा लंबा होता है, या फिर इससे प्राप्त होने वाला जो ऊन है थोड़ा सा लंबा होता है। अब जो तीसरा हमारा ऊन प्राप्त होता है वो है खरगोश, अंगोरा खरगोश। इससे भी थोड़ी सी लंबी या फिर नॉर्मल जो छोटे छोटे खरगोश होते हैं उससे भी हमें ऊन प्राप्त होता है, लेकिन अंगोरा खरगोश से जो हमें ऊन प्राप्त होता है इसकी लेंथ भी थोड़ी सी लंबी होती है और जो इससे बने हुए वस्त्र होते हैं वो बहुत ही महंगे और पहनने में बहुत ही कोमल और गर्म होते हैं। अब हमारा जो चौथा है लामा, इसके माध्यम से भी हमें ऊन प्राप्त होता है, जिससे हम वस्त्र बना सकते हैं। ऊंट में भी कुछ ऊंट की जो प्रजातियां होती है उनमें बाल पाए जाते हैं, उनसे भी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। हमारा जो लास्ट है अल्पंगा, इससे भी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अब जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है, इनके अलावा मनुष्य के जो सर में बाल उगते हैं, उन बालों के माध्यम से भी मनुष्य आजकल वस्त्र का निर्माण करता है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात उठती है कि वो जो ऊन का तंतु है ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है या फिर इसका संगठन क्या क्या है। यानी कि जैसे हम खुद है या फिर मनुष्य खुद है, ये सिर्फ जैसे हम बाहर से दिख रहे हैं, स्किन हमारी दिख रही है, मांसपेशियां दिख रही है, लेकिन इसके अंदर हड्डियां भी हैं और मांस, इसके अलावा जो खून है, पानी है, ये सब चीज़ों से मिलकर हम बने हुए। इसे हम एक तरीके से संगठन कहेंगे। यानी कि जिन जिन चीज़ों से हम मिलकर बने हुए हैं वो हमारा संगठन है। उसी तरीके से ऊन भी विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना हुआ है और वो उसका संगठन है। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं ऊन के संगठन के बारे में। तो ऊन में जो संगठन है, सबसे पहले उसमें होता है कार्बन, या 49% कार्बन होता है ऊन के तंतु में, और ऑक्सीजन होता है 22% ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन है 16% नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन 7%, और गंधक है 4%। इस तरीके से जो ऊन का तंतु है इस तरीके से मिलकर बना होता है। अब जो ऊन की जो रचना होती है या फिर ऊन के तंतुओं की जो रचना होती है वो किस तरीके से बनी होती है, या फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखने पर वो किस तरीके से दिखाई देता है, वो ऊन का जो रेशा होता है, उनकी कोशिकाएं, जैसे हम इस तरीके से ये ऊन का रेशा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से देखते हैं नग्न आंखों से, या फिर हम अपने नॉर्मल आंखों से हम उसे पूरी तरीके से नहीं देख सकते हैं कि ऊन के अंदर क्या क्या है। इसे देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र की आवश्यकता हमें पड़ती है, जो हमारे स्कूल लैब में ही प्राप्त होगी। बच्चों को घर में उपलब्ध नहीं हो सकता है, इसलिए नॉर्मल ऊन का जो रेशा है उसी को हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो उसकी रचना होती है किस तरीके से होती है उसको बता देते हैं। जो उसकी जो बाहरी परत होती है उसको हम रक्षात्मक परत कहते हैं। जैसे कि हमारी ये त्वचा है, इस अगर ये हमारी त्वचा नहीं होगी तो हमारी मांसपेशियों को सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। तो इसी तरीके से ऊन के रेशे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी उसकी बाहरी कवर या फिर रक्षात्मक परत होती है। इसे रक्षात्मक परत कहा जाता है।
इस परत में छोटी छोटी सल्कें होती है, जो इसी के माध्यम से ऊन का तंतु मजबूत बनता है। ये एक दूसरे पर चढ़ी सी रहती है। तो इसे बाहरी परत कहा जाता है या फिर रक्षात्मक परत कहा जाता है। उसके बीच में जो या फिर मध्य भाग में जो परत होती है उसे कार्टेक्स कहा जाता है। इस मध्य भाग के परत से ही इसमें मजबूती भी आती है और इसके साथ साथ इस ऊन की जो तंतु होते हैं इसमें लचीलापन भी आता है। और जो इसके जो तीसरी परत इसके अंदर जो दिखाई देता है उसे मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला में बारीक सी नलिका से विकसित हो जाती है। जिस तंतु में ये अंदर बारीक नलिका विकसित नहीं होती है वो उत्तम कोटि का तंतु माना जाता है। तो इस प्रकार से ऊन की जो रचना होती है यानी कि ऊन के तंतुओं की हमारी रचना होती है। अब जानेंगे ऊन के तंतुओं को हम किस तरीके से धागों में बदलते हैं। ऊन के तंतु हम प्राचीन काल से ही प्रयोग में ला रहे हैं। तो ऊन के तंतुओं को धागे में बदलने के लिए सबसे पहले उसे धागे में बदलने के लिए यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं और छोटे से लेकर बड़े यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था ऊन को धागे में बदलने के लिए वो है तकली। तकली इस प्रकार से होते थे कि ये एक तरीके से लकड़ी का पूरा रॉड, पतली सी रॉड है और उसके नीचे से एक बार रखा जाता है जिसे हमारी भाषा में भोटिया लैंग्वेज में इसे फंगलो कहा जाता है। ताकि ये थोड़ा सा हैवी हो जाए और इधर उधर इस तरीके से मटके ना और वो अच्छी तरीके से इससे धागे का निर्माण हो। तो इसे तकली कहा जाता है। इसके ऊपर एक खाना सा बना रहता है जहाँ पे हम धागे को फंसाते हैं या फिर उसके ऊपर छोटी सी लोहे की छड़ बनाई जाती है जो कि इस तरीके से होती है और इसमें धागा फंसाया जाता है जिससे हम उस ऊन को अच्छी तरीके से काट सकें। तो इस तरीके से ऊन हमारी एक्सपर्ट जो हम मेरी छोटी दादी है वो इस तरीके से ऊन के तंतुओं का धागा तैयार कर रही है और इसके बाद हम इससे विभिन्न प्रकार के शॉल्स, टोपियाँ और कोट पैंट वगैरह और विभिन्न प्रकार के जो पहनने के कपड़े हैं उस तरीके से बनाते हैं। ऊन का जो तंतु होता है ये हमें गर्माहट देने वाला होता है। अब इसके अलावा ऊन का जो तंतु है तकली के माध्यम से भी हम इसके धागे का निर्माण करते हैं। लेकिन जो दूसरा इसका जो मशीन है या फिर दूसरा जो यंत्र है जो इस यंत्र को भी घर में ही बनाया जाता है प्राचीन काल में। इसको हम कहते हैं चरखा। चरखे के माध्यम से भी ऊन के तंतुओं के धागे बनाए जाते हैं। तो ऊन के तंतुओं को धागा बनाने से पहले भी एक प्रोसेस होती है, यानी कि धागे को बिल्कुल पूरी तरीके से स्मूथ बनाने के लिए उसे कंघियों में लगाकर उसे एक तरीके से उसकी गंदगियों को साफ किया जाता है। तो इस तरीके से साफ करके उसे तकली के माध्यम से या फिर चरखे के माध्यम से धागे में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखते हैं हम चरखे के माध्यम से इस प्रकार से ऊन को धागे में कन्वर्ट किया जा रहा है। धागे में कन्वर्ट करने के बाद या इस धागे को हम पतला भी बना सकते हैं और मोटा भी बना सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि हम उससे क्या बना रहे हैं, या फिर मोटे ओढ़ने के लिए पंखी बना रहे हैं या फिर पहनने के लिए शॉल बना रहे हैं या फिर सूट वगैरह या फिर पैजामा वगैरह, इस तरीके से निर्माण हो रहा है। तो उसी हिसाब से हम उसको पतला या मोटा रखते हैं। इस धागे का निर्माण होने के बाद इस तरीके से बुनाई के माध्यम से हम इसे वस्त्र बनाते हैं और वस्त्र बनाने के लिए इन तरीकों के खांचों की या फिर रांच की आवश्यकता होती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार करते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो ऊनों का प्राकृतिक कलर होता है, ये जो प्राकृतिक जो उसके रंग होते हैं उस रंग के अलावा हम उनमें विभिन्न प्रकार के रंग और डालकर उसे विभिन्न प्रकार के रंगीले वस्त्र भी बना सकते हैं। इस प्रकार से हम दो प्रकार के जो ऊन है, एक काला और एक ये थोड़ा सा मटमैला कलर का जो ऊन है, इस ऊन के माध्यम से हम कपड़ा बना रहे हैं या वस्त्र बना रहे हैं और इसके बाद इसे
करके या फिर सिल के इसके कोट पैंट या फिर विभिन्न प्रकार के शॉल बनाए जाते हैं। ऊन के जो वस्त्र तैयार होते हैं वो बहुत गर्म देने वाले या फिर गर्माहट देने वाले होते हैं और इसे गर्मियों में नहीं, जाड़ों में यानी कि ठंडे प्रदेशों में धारण किया जाता है या फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना होता है, इस महीनों में हम ऊन के वस्त्र धारण करते हैं जिससे हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहती है। इसके अलावा जो ऊन की विशेषताओं में, इस ऊन का जो तंतु है उसकी लंबाई जैसे हम जानते हैं उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक ही होती है। ये भी प्राकृतिक तंतु मतलब छोटा तंतु है, इसलिए इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सिर्फ रेशम का तंतु ही जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी जो रगड़ के कारण जो इसके तंतु होते हैं उसकी मजबूती कम हो सकती है। जो ताप का प्रभाव है या फिर ताप का संवहन करता है, ये इस तरीके से अच्छे संवाहक होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा गर्म होते हैं। ताप का प्रभाव अधिक पड़ने पर ये क्या हो जाता है, जो इसका बाहरी तंतु यानी कि बाहरी जो बाग होता है, ये बाग नष्ट हो जाता है, जिससे वस्त्र हमारे क्या हो जाते हैं, खराब हो सकते हैं। और रेशों पर धूप का प्रभाव, ताप का प्रभाव पड़ ही रहा है तो धूप का प्रभाव भी, यानी कि अधिक धूप में रखना है मतलब ताप का प्रभाव ही होता है, तो अधिक धूप में रखने से भी इसके तंतुओं में इफेक्ट हो सकता है। इसकी जो प्रतिस्कंदता होती है ये भी ज़्यादा होती है, इसके कारण ये बहुत खिंचते हैं और इसके अलावा दोबारा पुनः वो अपनी स्थिति पर आ सकते हैं। इसी कारण इसे प्रेस लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। धुलाई और सफाई की बात है, धुलाई और सफाई करते समय भी ऊनी कपड़ों को यानी कि ऊन से बने हुए वस्त्रों को हमें ब्रश से नहीं रगड़ना चाहिए और जो इसके लिए हम साबुन या सर्फ का इस्तेमाल करते हैं वो भी कोमल होना चाहिए और जिससे ऊन के रेशे खराब ना हो। मतलब विशेष रूप से हम ऊनी वस्त्रों को ईजी में धोते हैं तो उसके तंतु हमेशा के लिए अच्छे रहते हैं। तो इस प्रकार ये ऊनी तंतुओं की विशेषता है। इसके ऊनी तंतुओं में साधारण अम्लों का ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गर्म अम्ल से ये तंतु खराब हो सकते हैं। ऊन का जो तंतु है, क्षार का बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे ऊनी जो तंतु है वो पीला या भूरा पड़ सकता है, यानी कि जो इसकी प्राकृतिक चमक होती है या फिर प्राकृतिक कलर होता है वो चेंज हो जाता है या फिर उसका तंतु बिल्कुल फीका फीका लगने लगता है। ऊन के तंतुओं में जहाँ तक रंग चढ़ने की बात है, आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से ऊन के तंतुओं में रंग चढ़ जाता है, इसीलिए ऊन के तंतुओं को धागा का रूप देने के बाद भी इसमें वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के वस्त्र और कालीन वगैरह तैयार किया जाता है। रासायनिक विशेषताओं में ही अब ऊनी तंतुओं के विषय में विरंजकों के प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले विरंजकों का प्रभाव है, ऊनी तंतुओं में प्रतिकूल प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, लेकिन हम तेज़ विरंजकों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऊनी तंतु खराब हो जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को विरंजक के रूप में प्रयोग करने से ऊनी तंतु खराब हो जाता है। अब बात आती है पसीने का ऊनी तंतुओं पर प्रभाव। पसीना भी ऊनी तंतु के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। जैसे हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, आप लोग ने देखा होगा जहाँ पर पसीना होता है वहाँ के ऊन का जो कलर होता है वो पूरी तरीके से उतर जाता है या फिर उसमें पीला पीलापन आ जाता है। और उसके अलावा बार बार पसीना आने से धीरे धीरे वहाँ ऊन का तंतु बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और उसमें रगड़ से पूरी तरीके से कपड़े में छेद भी हो सकता है। तो इस तरीके से पसीना भी ऊनी तंतु के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब कीड़े और फफूंदियों का प्रभाव, सबसे ज़्यादा आपका ऊनी तंतु में कीड़े और फफूंदियों का प्रभाव पड़ता है। अगर हम ऊनी तंतु का सही रूप से ना रखें या फिर उसे गीला ही रख देते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें कीड़े लगने की संभावना लगती है, सबसे ज़्यादा और शीघ्र। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जब हम स्वेटर थोड़ा सा गीला रख देते हैं या तो उस तरीके से वो बहुत ही उसमें गंध आ जाती है, बदबू आ जाती है, उससे फफूंदी भी शीघ्र उस वस्त्र में लग जाता है जिससे हमारे वस्त्र खराब हो जाते हैं। इसलिए ऊनी तंतु से बने हुए वस्त्र को जब हम संभाल कर रखते हैं तो उसका पूरी तरीके से सूखा होना और जिस स्थान पर रख रहे हैं वो स्थान भी पूरी तरीके से सूखा होना ज़रूरी है, ताकि उसमें नमी का प्रभाव ना पड़े और उसमें फफूंदी और किसी भी तरीके से कीड़े ना लगे। तो इस प्रकार ऊनी तंतुओं के विषय में हम सब जान चुके। आगे की क्लास में हम रेशम के तंतुओं के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, इसको अच्छी तरीके से आप लोग एक बार पढ़ लेना और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू।